हे हेलो। क्लास 10th फिजिक्स सोर्स ऑफ एनर्जी और टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी का सब टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलती है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, और उसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हमने दो प्रोसेस को जाना था कि एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होती है न्यूक्लियर फिजन होती है और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन तो हम पढ़ चुके हैं इससे पहली क्लास में, इससे पहली वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ने जा रहे हैं भाई। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, अगर आपको याद हो, न्यूक्लियर फिजन क्या था कि जिसमें एक न्यूक्लियस छोटे छोटे दो न्यूक्लियस में टूट जाता है। ये कौन सा था? हैवी न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियर फिजन की बात बता रहा हूँ। किसकी बात बता रहा हूँ? न्यूक्लियर फिजन की बात बता रहा हूँ। न्यूक्लियर फिजन, उसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियाई किस में टूट जाता है? दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। तो ये कौन है? न्यूक्लियर फिजन। लेकिन हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर आप बात समझना चाहते हैं तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि दो लाइटर न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल होते हैं, दो लाइटर न्यूक्लियाई जो कैसे होते हैं? अनस्टेबल। कैसे होते हैं भैया? अनस्टेबल। इन दोनों को ऐड करते हैं हम तो हमें क्या मिल जाता है? एक हैवी न्यूक्लियाई मिल जाता है जो रिलेटिवली हैवी न्यूक्लियाई। कौन सा? इन दोनों के रिलेटिव में हैवी, इन दोनों के रिलेटिव में हैवी होता है और रिलेटिवली स्टेबल भी ज़्यादा होता है। मुझे कहना चाहिए रिलेटिवली मोर स्टेबल। समझ में आया क्या? स्टेबल, रिलेटिवली मोर। समझ में आया आपको? तो लाइटर न्यूक्लियाई एक रिलेटिवली हैवियर न्यूक्लियाई में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और वो स्टेबल होता है। आओ इन्हीं सब बातों को हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी, आओ। तो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है हम रीड करते हैं। बहुत ध्यान से सुनो आप मेरी बात। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, जो मैंने आपको बोला वही लिखा होगा। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट अंडर स्पेशल कंडीशंस it is possible that the nuclei of light elements to combine and form a nucleus of high atomic number। इंग्लिश में ना आपको वही बात समझा रहे जो मैंने आपको समझा दी। क्या समझा रहा है आपको कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनको पकड़ के लेके आओ, जो मैंने भी आपको समझाई उनको ऐड कर दो तो वो कंबाइन होके क्या दे देंगे? हाई हाई एटॉमिक नंबर का न्यूक्लियाई। इसका मतलब यही है कि हैवी न्यूक्लियाई। मतलब अगर आप लोअर न्यूक्लियाई की बात करो, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया या आपका सोडियम हो गया, ठीक है, या जिंक हो गया, ठीक है, तो इनको अगर हम कंसीडर कर लें, ठीक है, तो ये एक हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिंक, ठीक है, ये अगर मिलके हमें कोई बहुत हाई एटॉमिक नंबर, मतलब इन दोनों से मिलके एक हैवी न्यूक्लियस जनरेट हो जाए, ठीक है, तो उसको, इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन कह देंगे। बहुत आसान सी बात है, तो आपको बस याद रखना है। ये समझ में आया? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट अंडर स्पेशल कंडीशन, एक वर्ड लिख दो बढ़ाने के लिए, ठीक है, अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज़ पॉसिबल फॉर न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एलिमेंट्स। न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एलिमेंट्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंबाइन हो रहे हैं एंड फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ हाई एटॉमिक नंबर, या इसको आप हैवी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? हैवी न्यूक्लियाई। ठीक है, when two or more light nuclei moving at very high speed are fused together in the form of heavy nucleus। ये लिखिए भैया वही वाली लाइन जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था। ठीक है जी, आप जल्दी से इसको नोट कर लो। when two or more
लिख लो, व्हेन टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई, व्हेन टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई moving at very high speed, moving at very high speed are fused together, are fused together, fused word important है, fused together to form a heavy nucleus, then the process is known as nuclear fusion, nuclear fusion, nuclear fusion, nuclear fusion, nuclear fusion. याद कर लेना, फ्यूज्ड हो रहे हैं क्या, लाइट न्यूक्लियाई. अब मैंने इतनी बार कह दिया है तो आपको याद तो रह ही जाएगा. समझ में आया जी आपको? चलो पॉज करके इसको नोट कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये बातें. ठीक है, ये दो ही पॉइंट्स लिखे हैं, 2 पॉइंट लिखे हैं लेकिन बात सेम कहना चाह रहे हैं. ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ये वाला याद रखें, इसको नोट करना आप. ठीक है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा. तो चलते हैं आगे. ठीक है जी, तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है ये. ठीक है, लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन, और हाँ ये वेरी वेरी हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, वेरी हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, वेरी हाई स्पीड. आप ये वाली बात भी साथ साथ नोट करके चलना. ठीक है जी, तो इनको फ्यूज़ करके एक आपको क्या मिल गया, एक हैवी न्यूक्लियाई मिल गया. अब ध्यान से सुनना एक बात आपको क्या समझ में आनी चाहिए. लेट्स से कि इसके न्यूक्लियस का मास कितना है m1, लेट्स से इसके न्यूक्लियस का मास कितना है m1 और इसके न्यूक्लियस का मास कितना है दूसरे वाले पार्टिकल का जो न्यूक्लियाई का मास है, लेट्स से m2. अगर ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, तो जो ये प्रोडक्ट है ये क्या है, प्रोडक्ट. मैं इसको m स्टार कह देता हूँ. क्या कह देता हूँ, m स्टार. तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो आपने सुना ही होगा. हमने कहा कि इसका मास कितना हो गया m स्टार. लेट से जो प्रोडक्ट है इसका मास क्या हो गया, m स्टार. तो ध्यान से सुनिए, हमें ये पता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. हम मुझे तो यही पता है, मेरी मैम ने तो मुझे यही बताया था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, ये वाली बात मैं जानता हूँ. तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि m स्टार जो भी होगा वो m1 और m2 के सम के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि m स्टार किससे मिलके बना, m1 और m2 से. ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हमारी थ्योरी कहती है. तो ये थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड मास है प्रोडक्ट का. क्या है जी ये, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड मास ऑफ प्रोडक्ट, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड मास ऑफ प्रोडक्ट. समझ में आ गया क्या आपको, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड मास ऑफ प्रोडक्ट. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थ्योरेटिकल, जो हमारी थ्योरी कहती है, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड मास. ठीक है जी, लेकिन ये थ्योरी सही नहीं थी. हमने क्या पाया कि जो m स्टार है वो लेस देन है m1 प्लस m2 से. जो m स्टार है वो m1 प्लस m2 से कम आने लगा. तो ये कम आ क्यों रहा है, वाई m स्टार इज लेस देन m1 प्लस m2. ये बड़ा सवाल बन चुका हमारे लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. चिंटू भी परेशान हो गया. चिंटू कौन है, अरे ये अपना दोस्त है. ठीक है, तो चिंटू भी परेशान है कि ऐसा हो कैसे रहा है. सोच में चिंटू कि मास कम क्यों आ रहा है प्रोडक्ट का. तो यही बात समझाने के लिए मैं हूं यहाँ पे. देखो होता क्या है, आइंस्टाइन की थ्योरी तो सबने, अच्छा आइंस्टाइन की थ्योरी छोड़ो, आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, नाम है आइंस्टाइन. तो उसने ये बोला, द मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियस, प्रोडक्ट न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस जी, प्रोडक्ट न्यूक्लियस, जो रिजल्टेंट है, प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, उसका मास स्मॉलर है, स्मॉलर देन दी सम ऑफ मासेस ऑफ द न्यूक्लियाई विच वर फ्यूज्ड, जो फ्यूज्ड हुए हैं उनके मासेस से कम आ रहा है. बताइए अब हम क्या करें, बताइए अब हम क्या करें. तो क्या करना है आपको, ये बात समझनी है कि वो मास जो है वो गया कहाँ है.
समझ में आया? ये बात समझनी है आपको, जो मास है वो गया कहाँ है। तो जो लॉस्ट मास है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, लॉस्ट मास, लॉस्ट मास, ठीक है जी, लॉस्ट मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विच इज रिलीज्ड। कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती भैया, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। तो जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है वो जो लॉस्ट मास है वही कन्वर्ट हुआ है, लॉस्ट मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। समझ में आया? ये जो एनर्जी आपको दिख रही है ना साथ में, ये मास की कीमत चुकाने पर आया है। सबसे पहले एक लाइटर न्यूक्लियाई, सर ये कौन है, ड्यूट्रॉन है। सर ये कौन है बेटा, ड्यूट्रॉन है। सर ये कौन है, ड्यूट्रॉन है। कौन था? जब न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो रही थी तो रिएक्टेंट्स में कौन था? मैं था, तुम थे, या ड्यूट्रॉन था? कौन था, कौन था? दो न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करा दिया, एक ट्रिट्रॉन प्रोटॉन बना दिया, एनर्जी साथ में रिलीज करा दी। जब न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो रही थी तो रिएक्टेंट्स में कौन था? ड्यूट्रॉन था, ड्यूट्रॉन था, ड्यूट्रॉन था। कौन था? ड्यूट्रॉन था। मैं था, तुम थे, कौन था? ड्यूट्रॉन था। तो भैया दो ड्यूट्रॉन आपस में कंबाइन हो रहे हैं एक ट्रिट्रॉन देने के लिए। सर ये कौन है? मैंने कहा ये आइसोटोप हैं। कौन है ये? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सर आई डोंट नो आइसोटोप कौन होता है, आई डोंट नो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? सब समझ रहे हो तुम, यूट्यूबर हो सबके सब। तो आइसोटोप कौन होते हैं? जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अल्टर्ड नहीं होते, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम ज़्यादा होते रहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम ज़्यादा होते रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं। तो एक दो ऐसे एटम, दो ऐसे न्यूक्लियस जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो बस, तो वो दो आपस में क्या होते हैं? आइसोटोप होते हैं। क्या होते हैं जी? आइसोटोप होते हैं। आप इस बात को पॉज करके नोट कर लीजिए। आइसोटोप कौन होते हैं? जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है। मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर, और मास नंबर मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है। तो हम फाइनली रिपीट करते हैं अपनी बात को कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो रही थी तो रिएक्टेंट्स में कौन था? ड्यूट्रॉन था, ड्यूट्रॉन था। तो ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं? ट्रिटॉन दे रहे हैं और साथ में एक प्रोटॉन दे रहे हैं। प्रोटॉन हमारा हाइड्रोजन ही होता है ठीक है, और साथ में क्या दे रहा है? एनर्जी। तो आप इसको याद रखेंगे, डी डी टी पी। इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? डी डी टी पी, डी डी टी पी ई। आप इसके साथ कुछ भी फुल फॉर्म जोड़ लो, जो भी आपको अच्छी लगती हो। मुझे तो ऐसा है कि घर में डीडीटी पाउडर यूज़ करते हैं हम इंसेक्ट्स पेस्टिसाइड्स को भगाने के लिए, डीडीटी। समझ में आया? डीडीटी फैलाओ और क्या भगाओ? ई से कोई इंसेक्ट का नाम, उसको भगाओ। ठीक है, डीडीटी फैलाओ, इंसेक्ट्स को भगाओ। कुछ भी, आप कुछ भी कर लेना, आप याद कर लेना बस। ई से कोई इंसेक्ट का नाम होता होगा, मुझे नहीं पता, तो आप कुछ भी करो, याद कर लो इसको। डीडीटी फैलाओ, डीडीटी फैलाओ और इंसेक्ट को भगाओ। कुछ भी करके याद कर लेना। लेकिन आपको मैंने बता दी कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी, हाँ ये वाली बात थी कि रिलीज एनर्जी लॉस्ट मास ऑफ लॉस्ट मास ऑफ रिएक्टेंट के बेसिस पर ही मिलती है। समझ में आया आपको? तो हम क्या समझ जाएं कि ये जो मास होगा न्यूक्लियस का, ये जो मास होगा न्यूक्लियस का, ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कौन है? ये है, एक प्रोटॉन और एक ट्रिट्रॉन। समझ में आया? तो ये वाला जो मास होगा ना, ये प्रोडक्ट है। ये क्या है जी? प्रोडक्ट। और ये क्या है? रिएक्टेंट है। समझ में आया आपको? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का सम हमेशा प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो बचा हुआ मास है वो कहाँ गया? तो आप कह दो कि वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो गया।
ठीक है, जब भी कभी हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा मास का या एनर्जी का, तो हम क्या कह देते हैं, वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो गई, या मास अगर कहीं है तो वो एनर्जी की फॉर्म में लॉस्ट हो गया, मास का कहीं पे लॉस आ रहा है तो वो एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो गया। कुछ इस तरह की बातें करके हम अपनी बात फुलफिल कर देते हैं। ठीक है जी, ये वाली बात समझ में आ गई? आप पॉज करके इस पूरी रिएक्शन को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या देखा था पीछे कि ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन ऐड होकर यहाँ पर क्या बना रहे थे, ट्रिटॉन प्लस प्रोटॉन प्लस एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही थी। और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी? 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो यहाँ पे ट्रिटॉन बन रहा है ये अभी भी स्टेबल नहीं है, ये अभी भी किसी और को अपने साथ तलाश रहा है कि उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी तो मैं और स्टेबल हो जाऊंगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर पाऊंगा। समझ में आया? तो इस एनर्जी को मैं E1 बोल रहा हूँ। एक और रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन हो गई 1, ये रिएक्शन 1 है। समझ में आया? इसके आगे एक और रिएक्शन होती है जिसके अंदर ये ट्रिटॉन एक ड्यूट्रॉन को पकड़ता है और एक हीलियम एटम बना देता है। क्या बना देता है? हीलियम एटम। साथ में एक न्यूट्रॉन भी रिलीज कर देता है मुफ्त में। समझ में आया? क्या रिलीज कर देता है? न्यूट्रॉन। और बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देता है। तो आप ये याद रखना कि सर ने जो सेकंड वाली फिगर, सेकंड वाली रिएक्शन में ई बनाया था वो बहुत बड़ा सा बनाया था, इसका मतलब वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ऐसे करके याद रख लेना कि E1 छोटा था, E2 छोटा था। बहुत ध्यान से देखो इसको, E1 छोटा था और E2 बड़ा था, याद रख लेना। तो ये हम कैसे याद रखें? डी डी टी पी ई टी डी हीलियम न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। कुछ भी करो, कोई सी भी आप इसके साथ फुल फॉर्म बनाओ, आपस में दोस्तों के साथ मजाक करो, इसको एक दूसरे को मजाक में समझाओ, ये याद हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और आप इसको 4 बार लिखो, ये याद हो जाएंगी, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। समझ में आया? डी डी टी पी ई, टी फिर आया वापस से डी को पकड़ेगा, हीलियम बना लेगा, साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज कर देगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसको मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी बोल रहा हूँ, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बात समझ में आ गई क्या? तो देखो यहाँ पे लिखा भी वही है जो इतनी देर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो देखो देखो, पढ़ो आप इसको जल्दी से, क्या लिखा है। The neutron so formed can further fuse with the third neutron to form alpha particle हीलियम न्यूक्लियस। देखो इसी को अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। ये हीलियम का न्यूक्लियस है। क्या है ये? दो, एक न्यूट्रॉन ट्राइट्रॉन का न्यूक्लियस और एक ड्यूट्रॉन का न्यूक्लियस। ये रहा ट्राइटॉन और ये रहा ड्यूट्रॉन। ये रहा हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। कौन है ये? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। और इसी को हम क्या कह देते हैं? अल्फा पार्टिकल भी कह देते हैं। और जो साथ में है ये कौन है? न्यूट्रॉन है, और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर रहा है। बात समझ में आ गई क्या? पॉज करके आप जल्दी से नोट करो। ये है सारा न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। ठीक है, ये रही आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन की बातें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की डिफ्रेंसिएशन एक बार समराइज करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उनको नोट करना और याद कर लेना। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।